नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ममता सरकार पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। बिहार के शहीद दारोगा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा है, बिहार में मां और बेटे की चिता एक साथ जलाई गई। बेटे की हत्या के सदमे से हुई मां की मौत। वीर जवान अपने कर्तव्य का पालन करने पहुंचा था बंगाल की धरती पर और कर्तव्य का पालन करने गया था जवान, और उस दौरान बंगाल में पीट कर जवान की हत्या कर दी गई। मां ने जवान बेटे का शव देख सदमे में दम तोड़ दिया। दीदी, जवान की मां क्या आपके लिए मां नहीं थी? प्रधानमंत्री ने यह सवाल ममता बनर्जी से पूछा है। आपके निर्ममता का अंदाजा बंगाल के किसी मां को नहीं था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। मां के सम्मान की बात, दीदी किस मां के सम्मान की बात करती थी? साथियों, आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां, दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा बंगाल की किसी मां को कभी नहीं था। पश्चिम बंगाल में किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की निर्मम हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में मस्जिद से ऐलान कर भीड़ को जुटाई गया था, और आपको बता दें, जिस भीड़ ने पीट कर किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या कर दी। भीड़ जुटाने वाले मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद इजराइल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या हुई थी। एसएचओ अश्विनी कुमार बाइक चोर गिरोह के सरगना को पकड़ने गए हुए थे, और इसी दौरान भीड़ ने उनकी पीट कर हत्या कर दी थी। ये भी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है कि वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आओ चोर आ गया है, डाकू आ गया है, और अनाउंस करके ग्रामीणों को बुलाया गया है। ये करने वाले इसराइल और फिरोज थे, जो उनके दोनों परिजन ही हैं। उन्हीं लोगों ने जो है कि अनाउंसमेंट और हल्ला किया। इस पर आसपास के लोग आकर पुलिस के साथ न्यूसेंस किया था और मारपीट की घटना को फाइट किया था। और विश्व हिंदू परिषद ने किशनगंज दारोगा हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वीएचपी ने इस कांड में घुसपैठियों के शामिल होने की आशंका भी जताई है। इसमें लिप्त थे उन सारे लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, यह भी हम मांग करते हैं। बंगाल का और बिहार का यह सारा क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण से अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। और किशनगंज हत्याकांड को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इन लोगों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। बजरंग दल के मुताबिक एक सुनियोजित साजिश के तहत दारोगा की हत्या की गई। चार लोग इसमें जो कहा गया कि 4 से 5 लोग मुख्य रूप से आरोपी बनाए गए हैं। ये 5 लोगों का काम नहीं हो सकता है, ये काम पूरे गांव वाले का है। इसलिए जो है पुलिस प्रशासन से आग्रह है, और जो नीतीश कुमार जी से भी आग्रह है कि पूरे गांव के लोगों को गिरफ्तारी इसमें किया जाए।
किशनगंज के शहीद एसएचओ अश्वनी कुमार के मामले में जो खुलासा हुआ है उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। एनडीए हो या कांग्रेस, सभी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट होने की बात कही है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ चिल्लाने वाले आज चुप क्यों हैं। देखिए, जिस प्रकार से जिहादी ताकतों का मनोबल बढ़ाया गया है इस देश में, वे अब कानून का डर नहीं मान रहे हैं और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था को लागू करने वाले लोगों पर ही सीधा हमला कर रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ पर हमला हुआ और अब एक थानेदार की लिंचिंग कर दी गई। दुर्भाग्य की बात यह है, जो लोग पहलू खान को लेकर चिल्लाते थे, चिघाड़ते थे, ये तमाम एंटी लिंचिंग ब्रिगेड आज चुप क्यों है। वहाँ इस प्रकार से मॉब लिंचिंग के साथ, अनाउंसमेंट करने के साथ कहीं भी किसी प्रकार का न्याय बंगाल का समाप्त हो गया है और बंगाल में किसी प्रकार का डर भय नहीं है। टीएमसी के गुंडे जो कर रहे हैं और परिणाम के बाद क्या होगा वो सबको पता है कि वहाँ सरकार आने वाली है अपनी। प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। सघन जांच चल रही है, जांच निष्कर्ष पर पहुंचेगी और इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की कुकृत्य को अंजाम दिया है, उन पर निश्चित रूप से बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। भीड़ को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की पीट कर हत्या कर दे, बिल्कुल ही अधिकार नहीं है। तो और हत्यारे जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया जाए क्या? ये नहीं होगा। इसलिए ये गंभीर घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है। पश्चिम बंगाल सरकार को बिल्कुल स्थिति साफ करनी चाहिए। कानून व्यवस्था चौपट है वहां, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी किशनगंज दारोगा हत्याकांड के दोषियों को सजा देने की मांग की है। किशनगंज के एसएचओ की जिस तरह से हत्या की भीड़ तंत्र ने, ये बहुत ही दुखद घटना है। अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होती है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और पुलिस प्रशासन को उन अपराधियों को पकड़ना चाहिए, चाहे इसमें जो भी लोग हों, पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। अपराधियों के बारे में कोई जाति धर्म को लेकर के किसी भी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अपराधियों की एक ही जाति है, वो अपराधी है। किशनगंज थाना प्रभारी शहीद अश्वनी कुमार की छोटी बेटी पिता के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। बेटी नैन्सी का कहना है कि इस घटना में कोई बड़ी साजिश हुई है। उनकी हत्या साजिश के तहत की गई है। वो बहुत ही ईमानदार थे। छापेमारी के लिए पहले बंगाल की पुलिस को वहां पर क्यों नहीं भेजा गया? जो साथ में गए सिपाही हैं वो क्यों भागे? ऐसे जवानों पर कड़ी कार्रवाई हो। मेरे पापा की हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। रिश्वतखोर हो सकता है। मेरे डैडी ईमानदार थे, इसीलिए उनको ये सजा मिली। ईमानदारी के बल पे इतने दिन नौकरी करने के बाद ईमानदारी से 5 साल पहले हमने घर लिया, उसका भी लोन नहीं दिया था और मेरा एडमिशन उन्होंने इतना लग के करवाया सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पटना में। मेरे भाई बहन का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। देखिए कितनी छोटी सी ये बच्ची, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल से कल ये मुस्कुरा रही है कि सब मुझे देख के हंसेंगे और मेरा भाई अभी वो अग्नि क्रिया करेगा, अभी वो आग देगा, सोचिए कैसे देगा। साजिश ही है। उन्होंने किशनगंज शांत इलाका था, इसीलिए उन्होंने गन का इंचार्ज नहीं लिया था। तब उनको रेड पे बंगाल कैसे भेज दिया? किशनगंज में कुछ होता तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया और बंगाल में वहां की पुलिस नहीं आई। पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरत था। बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था और कोई लोग नहीं था और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था। मेरे डैडी थे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी जांच हो, मेरे डैडी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को तो मार दिया, मेरे डैडी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे। सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मेरे भाई बहन इतने छोटे हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे रहेंगे? चलिए आपको बताते हैं कि दारोगा अश्वनी कुमार हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि 9 अप्रैल को रेड डालने पहुंचे थे एसएचओ अश्वनी कुमार और उसी दिन 9 अप्रैल की रात को एसएचओ की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को मुख्य आरोपी फिरोज को गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि 9 को मॉब लिंचिंग में शहीद अश्वनी कुमार की हत्या होती है और 10 को एक गिरफ्तारी होती है। फिरोज की मां और भाई भी गिरफ्तार होते हैं। 12 अप्रैल को किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिलती है।
और आपको बता दें कि लूट की बाइक बरामद की गई थी, जिसके लिए रेड करने पहुंचे थे शहीद अश्वनी कुमार, और बाइक बरामदगी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर मस्जिद से भीड़ जमा करने के लिए फिरोज और मोहम्मद इजराइल के द्वारा ऐलान किया गया था और भीड़ जमा की गई और उसके बाद उस भीड़ ने इस हत्या को अंजाम दिया। अगली खबर गया से है, जहां एक साथ 18 चोरों ने कई घरों से लाखों की चोरी की है। घटना जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के वैद्य प्रदीप नारायण नगर की है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें 18 चोर एक एक करके घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर के मुताबिक चोरों ने किराए के मकान में रहने वाले एक बैंक कर्मी प्रदीप कुमार के कमरे को अपना निशाना बनाया और घर का ग्रिल तोड़कर कमरे से 1.5 लाख नगद समेत 4 लाख की संपत्ति को लेकर फरार हो गए। इसके बाद चोरों की फौज दूसरों घरों को भी निशाना बनाने की कोशिश करते दिख रही थी। स्थानीय लोगों की माने तो आए दिन यहां चोरी की घटना होती रहती है। लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होने का भी आरोप लगाया। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। वीरेंद्र जी, उनका कॉल आया कि देखिए मकान में लगता है कुछ चोरी वगैरह वारदात कुछ हो गई है। तो इसी दौरान हम भागे भागे सुबह अफरा तफरी में 5:30 बजे ही ट्रेन पकड़ करके 7:30 बजे हम आ रहे हैं। तो देख रहे हैं हमारा गोदरेज टूटा हुआ है। पता लगा कि देखे कि उसमें 18 लोग हैं, सब बड़े मतलब हट्टे कोटे पूरे औजार के साथ में, पूरा सामान के साथ में अपना सब आते हैं और यहाँ पे अंजाम देते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चोर बेखौफ हो चुके हैं और चोरों की पूरी फौज गया में घूम रही है और चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एक साथ 18 चोरों की फौज एक घर में घुसती है और 1.5 लाख नकद सहित 4 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ करते हैं। चोर दूसरे घरों को भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि इतने बड़े तादाद में खुलेआम चोर घूम रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। सहरसा में खुशी के माहौल में खूब तमंचा लहराया गया। नशे में मदहोश युवा भरी भीड़ में तमंचे के साथ ठुमके लगाते रहे। लेकिन जरा सोचिए, जरा सी चूक होती तो हंसी खुशी का जो माहौल है वो पल भर में गम में बदल जाता। सहरसा का ये घर आंगन रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइट की रोशनी में नहाया हुआ है। डीजे पर गाने गूंज रहे हैं। और इसी चकाचौंध के बीच तमंचे पर डिस्को हो रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है बनगांव के विवाह समारोह का, जहां जुटे ये युवा डीजे की धुन पर तमंचे के साथ खुलेआम थिरक रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि हाथ में तमंचा पकड़ा ये युवक कभी ठुमके लगा रहा है तो कभी गाने की धुन पर झूम रहा है। ये देखिए, डीजे की बीट्स पर ये युवक कैसे तमंचा लहरा रहा है। तो इस भीड़ में मौजूद इस दूसरे युवक के हाथ में भी साफ साफ एक पिस्टल नजर आ रहा है। जोश में होश खो बैठे इन युवकों से थोड़ी सी भी चूक और तमंचे का घोड़ा दबा तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन बार बार की अपील के बावजूद ये सिरफिरे मानने को तैयार नहीं है। देखिए, खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए ये युवा तमंचे के साथ कैसे ठुमका लगा रहे हैं। कभी तमंचा हवा में लहरा रहे हैं तो कभी तमंचे का गुरूर दिखा रहे हैं। नशे में मदमस्त इन युवाओं में से किसी के भी चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है।
लेकिन तमंचे के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि जोश में होश न खोएं और ऐसी लापरवाही न करें। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार सरकार की नई एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति निवेशकों को लुभाने लगी है। सरकार बिहार को एथेनॉल हब बनाने को लेकर कई काम कर रही है। उद्योग विभाग के पास एथेनॉल उत्पादन के लिए 650 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का काम जल्द शुरू हो रहा है। बिहार में निवेश को लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से बात की संवाददाता साकेत कुमार ने। बिहार को एथेनॉल हब बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। उद्योग विभाग इस पूरे मामले में पूरी तरह से जुटी हुई है। हमारे साथ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी मौजूद हैं। सर, क्या निवेश आ रहा है? सुना जा रहा है कि 600 साढ़े 600 करोड़ का निवेश अब तक एथेनॉल को लेकर आ गया है। ये तो बहुत शुरुआत है, ये तो बहुत कम है। अभी तो बहुत से प्रस्ताव आने बाकी हैं और जो भारत सरकार ने जिन लोगों को कहा था कि उनकी नीति में अप्लाई करेंगे, ऐसे 30 से ज़्यादा प्रस्ताव आए, 16 से ज़्यादा अभी मैच्योर प्रस्ताव हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में लोग इथेनॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिहार के भी बहुत से इन्वेस्टर हैं जो अन्य कामों में थे, वो इथेनॉल में आ रहे हैं और बिहार में जो 40 लाख टन से ज़्यादा मक्का है और टूटे हुए चावल हैं, सड़े हुए अनाज हैं, गन्ना है, उससे इथेनॉल कैसे बने, इसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है और मुख्यमंत्री जी का ये मिशन भी था कि इथेनॉल ज़्यादा बने ताकि किसानों को उनके अनाज का दाम मिले। अभी जो मक्का था, वो मक्का तो पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना चला जाता था, वो ट्रेन से रैक जाते थे। अब वो किसानों को वैसा दाम भी नहीं मिलता था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका भी लाभ उनको नहीं मिलता था। तो इथेनॉल बनने से सबसे बड़ा फायदा किसानों को होने वाला है। इन्होंने कहा भी कि एथेनॉल के लिए कई जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं ताकि इन्वेस्ट किया जा सके इथेनॉल के क्षेत्र में, और फूड पार्क जो बिहार में बना है उससे काफी बड़ा लाभ बिहार को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में दारोगा भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक परीक्षा सवालों के घेरे में है। मेडिकल अनफिट सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आयोग से अपनी टेस्ट की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया था, जिस पर आयोग ने शारीरिक परीक्षा के लिए दूसरी तारीख भी तय कर दी थी, लेकिन अब उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बिहार में दारोगा भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा चल रही है, लेकिन इस फिजिकल टेस्ट में कई तरह के सवाल उभर कर सामने आ गए हैं और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। पिछले दिनों भी एक फिजिकल जो टीचर थे उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। एक बार फिर से जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग के रवैये से बेहद नाराज दिख रहे हैं और नाराजगी की वजह भी है। और नाराजगी की क्या वजह, हम खुद इन अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम सामने आया था। चूंकि काफ़ी मेहनत करके इन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया था और ऐसे में अब जबकि फिजिकल टेस्ट देने आए हैं तो इनके सामने परेशानी उभर कर सामने आ गई है और ये कोई और नहीं, इनकी परेशानी की वजह आयोग बना है। एक यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट, इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था? मेरा इंटरव्यू था 5 अप्रैल को वाराणसी में, तो उस वजह से और 6 तारीख को मेरा यहाँ पे फिजिकल था दरोगा का, तो इसलिए मैंने अपना डेट चेंज करवाया। मैं यहाँ पे आई थी, उसके फिर मेरे को 2 दिन बाद मैसेज आया, 24 मार्च को मुझे मैसेज आया कि आपका डेट चेंज हो गया है। और हाँ, मुझे मैसेज आया था। हाँ, ये डियर कैंडिडेट एज पर योर, यस, ये देखिए यहाँ पे इनको ये आया था, ये मैसेज भी है इसमें। और जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि इंटरव्यू है वाराणसी में और इस वजह से वो फिजिकल टेस्ट जो निर्धारित समय है उसमें नहीं देंगे उस तिथि को, तो एक्सटेंड करके 12 अप्रैल किया गया था।
तो 12 अप्रैल को क्या हुआ? 12 अप्रैल अब एग्जाम देने के लिए क्या बोल रहे हैं? फिर उसके बाद मैं जब इंटरव्यू गई, मैं वहाँ से आई, वो 5 दिन का प्रोसेस था, तो मैंने देखा कि 6 तारीख को जिस दिन मेरा पहले इंटरव्यू होना था, उस दिन मुझे मैसेज आया शाम को कि आपका जो इंटरव्यू मतलब ये जो है फिजिकल, वो कैंसिल हो गया। फिजिकल डेट कैंसिल की वजह आई डोंट नो एनीथिंग, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब मैं लाइन में लगा हुआ था, तो वहाँ पे अनाउंस किया जा रहा था कि जो फिजिकली रूप से अनफिट हैं, अगर उनको मेडिकल लगाना है तो यहाँ लगाइए। तो बोला गया, माइक से अनाउंस किया गया। तो मैं काउंटर पे आया कि सर ऐसा क्या बात है? तो बोला कि अगर आप दौड़ने में फिट नहीं हैं तो यहाँ पे आवेदन लगाइए। तो हम बोले कि सर इसका कब फिजिकल कब होगा? फिर बोला कि ऐसा है कि अंतिम तिथि को आपका फिजिकल होगा। तो हम लोग अस्वस्थ थे, चलो भाई 12 या 13 को मेरा फिजिकल हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपना एक आवेदन यहाँ पे दे दिया मेडिकल का कि सर मैं फिट नहीं हूँ, मेरी क्या बोला? हाँ, अब सर कुछ रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। बिल्कुल, ये जो अभ्यर्थी हैं ये अपनी मांग रख रहे हैं सामने, और निश्चित तौर पर देखना होगा अब इस पूरे मामले में आयोग का फैसला किस रूप में सामने आता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया हुआ है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इसमें से कुछ कहानियां उन जानी मानी संस्थाओं के बारे में है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ही संस्था है जिसकी 50 से ज्यादा प्रयोगशालाओं का नेटवर्क रक्षा तकनीकों पर अनुसंधान करके नई तकनीक विकसित कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का गठन 1958 में 3 अलग अलग सरकारी विभागों को मिलाकर किया गया था। ये केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ एक छोटे संगठन के रूप में शुरू हुआ था। In the beginning, it was more on the inspection and then more on the scientific research, and then from there it moved to the technology development, and then later the systems development. In the 1980s, in fact, when Dr. APJ Abdul Kalam, when he became the director of DRDL, the first major program of DRDO as a program development has been taken up. That is the Integrated Guided Missiles Development Program, wherein 5 missiles, the Prithvi, Agni, Akash, Trishul and Nag development has been taken up. कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान देते हुए DRDO ने लगभग 75 उत्पादों का निर्माण किया जो वायरस से निपटने और रोगियों का इलाज करने में मदद करते हैं। DRDO का लक्ष्य न केवल एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना है, बल्कि इसे रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनाना भी है। यकीनन इन्हें स्वाभिमान भारत का शानदार उदाहरण कहा जा सकता है। और हमारी खास सीरीज आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत में ऐसी ही और सफलता भरी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।